देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो भी प्रॉपर्टीज है, उसका स्टेबिलिटी है या उसका रिएक्शंस है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है एक टर्म पे, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। बोर्ड में भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली जहां पर होना चाहिए था वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, वो अपने जगह से डिस्प्लेस हो गया है, और उस इफेक्ट के वजह से ही सारा प्रॉपर्टीज या रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को देखने को मिलता है। तो हम लोग का सबसे पहला काम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स को समझे कि उसमें किस किस तरह का इफेक्ट है और वो कब कब काम कर रहा होता है, कौन डोमिनेट कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने का आपके पास जगह रहेगा, यानी कि आप उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रॉपरली शुरू कर सकते हैं। एंड थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का आप लोगों को एप्लीकेशन दिखता रहेगा। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दो तरह का आप लोगों को बढ़िया से हम समझाते हैं। पहला है परमानेंट इफेक्ट और दूसरा है टेम्पररी इफेक्ट। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो जैसे मान लो कि परमानेंट इफेक्ट है कि एक कंपाउंड में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना जगह से डिस्प्लेस हुआ है, उसको इससे नहीं मतलब है कि उसके अगल बगल कौन है, उसको इससे नहीं मतलब है कि रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अपना जगह से डिस्प्लेस हुआ है सर्टेन इफेक्ट्स की वजह से, और वो परमानेंट है। वो सिचुएशन डिपेंडेंट नहीं है कि भाई ये वाला कंपाउंड पास में आएगा तब ये डिस्प्लेस कर जाएगा, ये वाला कंपाउंड दूर चला जाएगा तो वो अपने जगह पे वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। जैसे मान लीजिए आप घर पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं रात में, तो आप अगर जेन्युइन स्टूडेंट है तो आपका पढ़ाई करने का इंटेंसिटी इस बात पर डिपेंडेंट नहीं है कि आपके पेरेंट्स जो है वो जगे हुए हैं कि नहीं, वो आपके रूम की तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप अपना सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, टेम्पररी इफेक्ट क्या होता है? टेम्पररी इफेक्ट का मतलब कि आप रात में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स सोए हुए हैं, तो आप पढ़ाई के बहाने मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो उठे और आपके रूम की तरफ आने लग गए आप तुरंत पढ़ाई करने लग गए। ठीक है, तो उनके आने के वजह से आपका स्टडीज के तरफ फोकस या इंटेंसिटी बढ़ गया, और जैसे ही वो वापस जाने लगे अपने रूम की तरफ और वापस जाकर के सो गए, आप वापस से मौज मस्ती की तरफ चले गए और पढ़ाई से आपका फोकस हट गया। तो ये हो गया टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई एक कंपाउंड है, उसमें इलेक्ट्रॉन एज सच किसी और दूसरे कंपाउंड को वो नजदीक आ रहा है तो ये डिस्प्लेस कर गया, वो जब वापस गया तो ये वापस अपने जगह पे आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कैसा हुआ? ये हुआ टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, यानी कि अगर कोई दूसरा कंपाउंड नजदीक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा, अगर वो नजदीक नहीं होगा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्लासिफाई करते हैं परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट। इसमें ध्यान रखना है टेम्पररी इफेक्ट जो है ये रिएक्शंस के दौरान देखने को मिलेगा हम लोगों को, बिकॉज रिएक्शंस के दौरान कोई कंपाउंड नजदीक आता है या दूर जाता है। ठीक है, और परमानेंट इफेक्ट जो है ये रिएक्शंस के दौरान भी देखने को मिलेगा और अदरवाइज भी देखने को मिलेगा, बिकॉज वो कंपाउंड में हमेशा एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, बट जैसे रिएक्शंस में हम लोग जाएंगे फिर हम लोग को टेम्पररी इफेक्ट देखना पड़ेगा। क्लासिफाई करते हैं परमानेंट इफेक्ट्स को तीन क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है मेसोमेरिक इफेक्ट और उसी को हम लोग रेजोनेंस भी बोलते हैं, और तीसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन। इन तीनों को प्रॉपरली हम लोग पढ़ने वाले एक एक करके। थोड़ा सा आप लोग को डिफरेंस खाली बता देते हैं हम। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। यू नो व्हाट इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स? अगर मान लीजिए दो एटम के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो ये होता है सिग्मा बॉन्ड। सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उस सिंगल बॉन्ड में उसको बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक बॉन्ड होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई, और जिस बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको, जैसे मान लो सिग्मा बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और पाई बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेंगे हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मान लीजिए दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसमें हो जाता है एक सिग्मा और बाकी दोनों पाई। ठीक है, ऐसा कुछ है। सब केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। जैसे सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है ऑर्बिटल्स के एंड टू एंड ओवरलैप से, और पाई बॉन्ड फॉर्म करता है ऑर्बिटल्स के साइडवेज या लैटरल ओवरलैप से। ठीक है, अगर उसको हम फिगर में दिखाना चाहें तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं। देखिए, जैसे अगर मान लो एक p ऑर्बिटल ऐसा है और बगल में एक p ऑर्बिटल ऐसा है, तो ये दोनों p ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग हुआ है ये देखो एंड टू एंड ओवरलैप हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन।
लेकिन अगर मान लो एक p ऑर्बिटल ऐसे बना हुआ है और बगल में p ऑर्बिटल इसके पैरेलल आ रहा है, तो वो जो ओवरलैप करेगा वो ओवरलैप कुछ ऐसा करेगा। ये जो ओवरलैप हुआ है ये साइडवेज ओवरलैप है, ये एंड टू एंड ओवरलैप नहीं है, लैटरल ओवरलैप है। कैसे पता चलता है? बहुत सिंपल सा फंडा है। यहां पे आप एक काम कर सकते हैं, जैसे इस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस ये है, इस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस ये है, दोनों के न्यूक्लियस को आप ज्वाइन कर दो, ठीक है? तो जो ओवरलैप्ड वाला पार्ट है, अगर वो उस एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि उस एक्सिस को क्रॉस कर रहा है शेडेड पार्ट, तो ये सिग्मा ओवरलैप है। ये जो एक्सिस है ना, जो दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करने पे आप बनाए हैं, इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है? तो अगर आपका जो शेडेड पार्ट है यानी कि ओवरलैप पार्ट है वो उस मॉलिक्यूलर एक्सिस का पार्ट है, तो ये हो गया सिग्मा ओवरलैप। लेकिन यहां पे देखो, ये एक न्यूक्लियस है ऑर्बिटल का, ये दूसरा न्यूक्लियस है, इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका बनेगा मॉलिक्यूलर एक्सिस, और ये जो आपका शेडेड पार्ट है वो इस मॉलिक्यूलर एक्सिस से नहीं गुजर रहा है, ये उसके ऊपर है, उसके नीचे, बट उससे पार नहीं हो रहा है, तो ये आपका बॉन्ड फॉर्म करेगा पाई बॉन्ड। तो आई गेस क्लियर हो गया, थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दिए। केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, सिग्मा बना है एंड टू एंड ओवरलैप से, पाई बना लैटरल ओवरलैप से। पहचानेंगे कैसे? न्यूक्लियस को कनेक्ट करेंगे, अगर शेडेड पार्ट न्यूक्लियस से गुजर रहा होगा, सॉरी शेडेड पार्ट मॉलिक्यूलर एक्सिस से गुजर रहा होगा तो सिग्मा ओवरलैप है, और अगर शेडेड पार्ट मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर नीचे होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई ओवरलैप, ठीक है? और कंपाउंड को देखिए कैसे पहचानेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई है, और ट्रिपल है तो एक सिग्मा और दो पाई है। वापस आते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इस इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होता है, ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे हम लोग बहुत डिटेल्स में ये पढ़ाई करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का, मेसोमेरिक इफेक्ट का, सबका। और दूसरा जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, इसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होता है, और ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इसमें दोनों इन्वॉल्व है, इसमें सिग्मा भी इन्वॉल्व है और पाई भी इन्वॉल्व है। अभी क्या है ना कि इसको बहुत डिटेल्स में हम लोग नहीं जा रहे हैं इसमें, बिकॉज जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे और समझना जरूरी भी है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है जिसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का छुपा हुआ है, एंड थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को इनका यूज पड़ेगा, ठीक है? जैसे हम लोग रिएक्शंस की तरफ जाएंगे, विल डील विद टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट में दो नाम है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसमें से इंडक्टोमेरिक इफेक्ट फिर से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के लिए इन्वॉल्व है, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही डिफाइंड है इंडक्टोमेरिक, और इलेक्ट्रोमेरिक जो होता है वो पाई के लिए है। अभी के लिए इतना ही जानकारी दे रहे हैं, फिर जैसे जैसे ये टॉपिक्स आता जाएगा हम लोग प्रॉपर्ली समझते जाएंगे। So this is the classification of electron displacement effect, permanent effect and temporary effect. Permanent effect हर समय लग रहा होगा, temporary effect सिर्फ लगेगा रिएक्शन के समय। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पहला इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसमें कि सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का डिफिनेशन यहां पर लिखा हुआ है, अ परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दैट अराइजेज ऑन शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो एटम के बीच में बॉन्ड है, ए बॉन्ड बी, और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। अब अगर मान लो बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम का वो प्रॉपर्टी है जिससे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचता है, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ जो खींचता है, उस टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे बहुत नॉर्मल टर्म्स में अगर बात करें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में हम लोग देखे होंगे कि जैसे जैसे एटम का साइज डिक्रीज करता है, वैसे वैसे, जैसे मान लो बी का साइज ए से छोटा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बीच में, ये बी के न्यूक्लियस से नजदीक होगा, बिकॉज बी का साइज छोटा है तो उसके न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर, और ए के न्यूक्लियस से दूर होगा, तो इसलिए बी का न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब बीचों बीच में नहीं होकर के थोड़ा सा बी के तरफ शिफ्ट कर जाएगा, मतलब बी के नजदीक चला जाएगा, क्योंकि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, ठीक है? तो जिसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उसके तरफ शिफ्ट कर गया। एज अ रिजल्ट बी पे आ गया एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेल्टा माइनस, ए पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस, ठीक है? तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। फिर से डिफिनेशन देखो, परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब खुद देखो ना, इसके अगल बगल दूसरा कोई कंपाउंड हम लोग बनाए भी नहीं है जो रिएक्शन के लिए आ रहा है, ये तो सिर्फ एक कंपाउंड है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ शिफ्टेड है ऑलरेडी। तो परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, और वो
किस लिए अराइज हुआ, वो किस तरीके से प्रेजेंट है वहां पे, ऑन शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो आई गेस ये वाला पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ शिफ्ट कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है माइनस आई इफेक्ट और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं क्या इसका मतलब है। जैसे मान लो कि एक कंपाउंड में कार्बन का चेन है, हम सिर्फ यहां पे कार्बन आइटम बनाए हैं, जबकि आप लोग को पता है कि न्यूट्रल कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके पास और भी बॉन्ड्स बना हुआ होगा, उसको हम नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहां पे कार्बन का सीक्वेंस है किसी कंपाउंड में और एक कोई ग्रुप लगा हुआ है एक्स। अब ये एक्स जो है इसका टेंडेंसी है कि वो इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच रहा है, यानी कि ऑब्वियसली वो इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो अपने तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये कार्बन को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो इस एक्स को हम लोग कहेंगे माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप का मतलब एक ऐसा ग्रुप जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचे, अपने तरफ खींच ले, उसको अट्रैक्ट कर ले, जिसके वजह से इस एक्स पे चार्ज क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस चार्ज, और इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उस पे डेल्टा माइनस चार्ज। तो माइनस आई ग्रुप अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट्स द सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एज अ रिजल्ट वो सिस्टम से, ये पूरा सिस्टम हो गया ना, ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को कम कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन तो खींच लिया कार्बन से, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो गया। ठीक है, ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस आई ग्रुप, और इस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। कि इस केस में ये एक्स कैसा इफेक्ट एग्जर्ट कर रहा है, शो कर रहा है इंडक्टिव के टर्म्स में, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या होता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो प्रोपागेट होता है एक एटम से दूसरे एटम पे। कहने का मतलब है कि जैसे इसका कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स खींच लिया इस कार्बन का, तो ये कार्बन का नुकसान हो गया कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन थोड़ा एक्स अपनी तरफ खींच लिया है, तो मेरे पे डेल्टा प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो वो उस नुकसान का भरपाई कैसे करेगा, तो अपने बगल वाले कार्बन का थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वो भी खींच लेगा कि भाई मेरे से वो इतना इलेक्ट्रॉन खींचा है, तो थोड़ा सा भरपाई करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए तुम्हारा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन हम खींचेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस कार्बन के पास भी एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा डेल्टा प्लस। अब हम डेल्टा डेल्टा क्यों लगाए हैं, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का खींचा है वो एक्स, वो पूरा भरपाई नहीं कर पाएगा, पीछे से थोड़ा भरपाई करेगा। मान लीजिए इस कार्बन का नुकसान हुआ है 100 रुपए का, तो पीछे से वो 20 रुपए खींच करके उस 100 का नुकसान को 80 के नुकसान में कन्वर्ट कर देगा, थोड़ा सा कंपेंसेट करता है, फुल्ली कंपेंसेट नहीं कर पाता है। जितना ज्यादा डेल्टा हम लोग लगाते हैं चार्ज के आगे, उतना उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे ये डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है, तो वैसे ही आप समझ लो कि वो पूरा गोटा माइनस और प्लस से कम है, और जितना ज्यादा आप डेल्टा लगाते जा रहे हैं मतलब कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उतना कम होता जा रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो इस कार्बन का भी कुछ नुकसान हो गया 20 रुपए का, तो पीछे से 5 रुपए वो और खींच लेगा और इसका थोड़ा सा भरपाई वो भी करेगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 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 प्लस। आ रहा है समझ में? तो ये प्रोपागेट होता है इंडक्टिव इफेक्ट एक एटम से दूसरे एटम में, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम किस में हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान किस कार्बन का हुआ है, वो पहला वाला कार्बन भाई। जो माइनस आई ग्रुप के सबसे नजदीक रहेगा उसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम होगा उसमें, उसके बाद वाले में उससे कम, उसके बाद वाले में उससे कम, और 3-4 एटम के बाद वो ऑलमोस्ट उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो हम एरो से भी दिखाएं, यहां पे हम 3 एरो लगाए इलेक्ट्रॉन के खींचने का, बट यहां पे 2 ही एरो लगाए। तो इससे भी समझ में आपको आ रहा है कि इस कार्बन से जितना इलेक्ट्रॉन गया है उतना उसको पीछे से नहीं मिला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक स्टेटमेंट ये भी दे सकते हैं कि जैसे जैसे ये जो माइनस आई ग्रुप है उससे दूरी बढ़ता जाएगा, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो इंपैक्ट है वो डिक्रीज करता जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहां पे एक टर्म आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, यहां पे भी ऊपर में लिख सकते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट जिसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे जो भी इफेक्ट एग्जर्ट करने वाला ग्रुप है उससे आपका दूरी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसका जो इफेक्ट है वो
कम होता जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो ये इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी वो कम करने वाला काम कर रहा है, बट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी किस कार्बन का कम होगा? ये पहला वाला कार्बन का। जैसे जैसे कार्बन से दूरी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी पे जो भी उसका इफेक्ट है वो भी कम होता जाएगा। अभी हम लोग बहुत कुछ इसमें सीखेंगे, कौन सा ग्रुप माइनस आई होता है, कौन सा प्लस आई होता है, ये कॉन्सेप्ट का बात हम लोग कर रहे हैं। जैसे माइनस आई इफेक्ट है वैसे ही प्लस आई इफेक्ट होगा। माइनस आई इफेक्ट में यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट किसको बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को वो पुश कर रहा होगा। यहां पे देखिए फिर से कार्बन का एक हम चेन बनाए हैं, सिर्फ कार्बन आइटम लिखे, कोई दूसरा आइटम उसमें नहीं लगाए हैं, सो दैट कि बहुत क्लैरिफाई हो जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए क्या लिखने वाले। और वाई एक एटम है जो कि देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, यानी कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम होगा। कार्बन से इलेक्ट्रॉन को वो पुश किया जिसकी वजह से इस वाई पे चार्ज क्या आ जाएगा? डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस आएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इस कार्बन के पास चार्ज आ जाएगा डेल्टा माइनस। ठीक है, अब क्योंकि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है कार्बन की तरफ, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस आई ग्रुप। तो प्लस आई ग्रुप क्या करता है? प्लस आई ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम की तरफ पुश करता है और उस एटम का इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बढ़ाता है, दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो प्लस आई ग्रुप सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, ये भी प्रोपेगेट हो रहा है बिल्कुल इसी के जैसा, यानी कि इस कार्बन को इससे बहुत इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक है, अब उतना इलेक्ट्रॉन वो नहीं रखना चाहता है तो उसमें से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वो आगे पास कर देगा। फिर से वैसे ही कुछ है, इसको 100 रुपए का फायदा हुआ तो ये आगे 20 रुपया पास कर दिया, जिससे यहां पे चार्ज आएगा डेल्टा डेल्टा माइनस, और इसको 20 रुपए का फायदा हुआ तो उसमें से 5 रुपए ये भी आगे पास कर दिया, यानी कि डेल्टा 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 माइनस। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं सोचना कि वहां पे उसको कुछ मिल रहा है तो आगे पास नहीं करना है ना। इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऐसा नहीं, पैसा है वो कि पैसा आ रहा है तो पैसा आगे क्यों पास कर रहा है। चार्ज हमेशा एक एटम को परेशान ही करता है। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, चार्ज होता है दुख, और दुख बांटने से कम हो जाता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी एक एटम पे आए या नेगेटिव चार्ज भी एक एटम पे आए, उससे वो बहुत खुश नहीं हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो जितना ज्यादा उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए उतना उसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। यहां पर इस कार्बन के पास प्लस चार्ज आया तो वो देखो इस प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, थोड़ा सा प्लस इसको दिया है, थोड़ा सा प्लस इसको दिया है। सिमिलरली इस कार्बन के बाद जब माइनस चार्ज आया तो उस माइनस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, थोड़ा सा माइनस इधर आया, थोड़ा सा माइनस इधर आया। फिर से यहां पे प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ाएगा कार्बन में, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस उस ग्रुप से बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंडक्टिव का इफेक्ट कम होता जाएगा। 3 4 5 एटम के बाद ऑलमोस्ट वो इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद बहुत जरूरी पार्ट आता है कि कौन सा ग्रुप प्लस आई ग्रुप के जैसा काम करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, और कौन सा ग्रुप माइनस आई ग्रुप के ऐसा काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो यहां पर आप लोग को हम समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी ग्रुप प्लस आई या माइनस आई की तरह काम कर सकता है डिपेंडिंग कि वो किससे अटैच्ड है। जैसे इस एग्जांपल को देखो, यहां पे ये एक ग्रुप हम लोग बना लेते हैं, गोल कर लिए, और ये दूसरा ग्रुप हम लोग ऐसे करके बना लिए। ठीक है, इसमें इस कार्बन को देखिए आप, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आई गेस आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन सा क्लियर होगा कि जैसे ये कार्बन है तो ये कार्बन बना रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। कहां कहां 3 सिग्मा बॉन्ड है? तो इस कार्बन का देखो एक सिग्मा यहां है, एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ है, CH बॉन्ड बना हुआ होगा, और एक सिग्मा ये वाला है। 3 सिग्मा है और एक है पाई। तो आप लोगों को पता है पाई बॉन्ड का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ किसका होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होता है और लोन पेयर का होता है। अब कार्बन के पास कोई लोन पेयर तो यहां है नहीं, उसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन था, वो 4 बॉन्ड बना लिया, तो उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। उसके पास क्या है? सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। ये वाला जो कार्बन है इसको आप ध्यान से देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। कैसा है sp3? 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा ये वाला है, एक सिग्मा ये वाला है, और 2 सिग्मा 2H के साथ जो ये बना रहा है CH2 में। 4 सिग्मा की वजह से हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब अगर आप लोगों को जानकारी हो केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट, अगर आप लोग को याद होगा, तो जिसमें अगर 2 एटम है, एटम सेम है कार्बन, तो हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, तो जिसका परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होता है। यानी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर का बात करें तो यहां पे हम नीचे में कहीं पर लिख देते हैं कि इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैसे तो अगर देखो एटम्स अलग अलग होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अलग फंडा है, अलोंग द पीरियड वो इंक्रीज करता है, अलोंग द ग्रुप वो डिक्रीज करता है, बट सेम एटम अगर है, सेम एटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करता है। यानी कि अगर कार्बन का बात करें तो कार्बन तो भाई sp शो करेगा या sp2 शो करेगा या sp3 शो करेगा। कार्बन में तो डी आ ही नहीं सकता है बिकॉज कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, याद है कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उसमें डी ऑर्बिटल का कहीं कोई रोल नहीं है। तो कार्बन वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है, sp हो सकता है, sp2 हो सकता है और sp3। तो इन तीनों में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर का बात किया जाए तो sp में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, sp2 का उसके बाद और sp3 का सबसे पीछे, क्योंकि sp में s कैरेक्टर 50% है भाई, एक s है और एक p है तो 50% s है, इसमें एक s है और दो p है तो s हो गया 33.33%। यहां पे एक s है और तीन p है, यानी कि टोटल 4 में एक ही s है ना, तो ये हो गया 25%। परसेंटेज लिख देते हैं, इसमें s है 50%, इस केस में s है 33.33% और यहां पे s है 25%। ठीक है, तो जिसमें s कैरेक्टर सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। खैर वापस आते हैं, तो यहां पे देखो sp2 है और sp3 है, तो इसमें s कैरेक्टर ज्यादा किसका है, sp2 का है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो जाएगा ये वाला कार्बन इस कार्बन से, और यहां पे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट साइड, विच मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो अल्कीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी कि ये बन गया यहां पे -I ग्रुप। ये अल्कीन वाला पार्ट क्या यहां पे किस तरह के शो कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, -I, बिकॉज वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। क्यों खींच रहा है, बिकॉज ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इससे ज्यादा है। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं, फिर से हम लोग इस वाले पार्ट को घेर देते हैं, इस वाले पार्ट को घेर देते हैं। यहां पे आप देखो तो ये कार्बन अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इस बार है sp कैसे है, बिकॉज दो ही सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक सिग्मा यहां पे एक सिग्मा यहां पे, बाकी दोनों तो पाई है, तो सिर्फ दो सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp। तो इस बार ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये वाला कार्बन, राइट वाला कार्बन, तो इस बार इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड जाएगा, जैसे इसमें लेफ्ट साइड गया था इसमें इलेक्ट्रॉन राइट साइड शिफ्ट करेगा, विच मींस ये जो अल्कीन वाला पार्ट है ये इस बार काम करेगा एज +I ग्रुप। तो यहां से एक चीज आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि सेम ग्रुप है, देखो यहां पर जो ग्रुप है वही ग्रुप यहां पर भी है, बट ऊपर में वही वाला ग्रुप काम कर रहा है एज -I ग्रुप, नीचे में वही वाला ग्रुप काम कर रहा है एज +I ग्रुप। सेम ग्रुप कैन एक्ट एज आइदर -I और +I डिपेंडिंग के वो किससे अटैच्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट का बात अभी चल रहा है, अब हम लोग कॉन्सेप्ट का बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग को ये आइडिया लगाना है कि कौन सा ग्रुप -I कौन सा +I है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि -I और +I कुछ फिक्स नहीं होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किसके साथ आप अटैच्ड है। एक और एग्जांपल से आप लोग को समझाते हैं, देखिए ये जैसे यहां पे एक ग्रुप है, इसको हम घेर देते हैं, ये ग्रुप है और यहां पे सेम ग्रुप है, दिख रहा है, इसको इथाइल ग्रुप बोलते हैं, खैर नाम आगे बताएंगे आप लोग को, इथाइल ग्रुप। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम ग्रुप है, बट हाँ अटैचमेंट अलग अलग है। इस बार देखो ये कार्बन है ये ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन, बिकॉज अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड ऑक्सीजन कम्स आफ्टर कार्बन, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट कर गया ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, जैसे ये O की तरफ शिफ्ट किया, ये जो पूरा का पूरा इथाइल ग्रुप है दिस विल एक्ट एज +I ग्रुप। ये तो आप लोगों को क्लियर होगा कि इलेक्ट्रॉन को अगर पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट इज कॉल्ड +I इफेक्ट, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप कैसा है, +I ग्रुप है। ठीक है, यहां पर अब देखो ये कार्बन अटैच्ड है मेटल के साथ, जब भी कार्बन मेटल के साथ अटैच्ड हो हमेशा ध्यान रखना मेटल जो है वो नॉन मेटल के सामने ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। दिस इज मेटल, दिस नॉन मेटल, तो मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है। हमेशा हमेशा अगर कभी कार्बन का बॉन्ड मेटल के साथ हो तो कार्बन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इस बार इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ऑब्वियसली कार्बन की तरफ होगा, मेटल की तरफ तो होगा नहीं, मेटल का तो टेंडेंसी ही होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, इलेक्ट्रॉन को दूर भेजने का। तो इस बार ये पूरा का पूरा ग्रुप जो कि सेम ग्रुप है ऊपर वाला, ये काम कर रहा है एज -I ग्रुप।
एज माइनस आई ग्रुप। तो आप लोग हम दो एग्जांपल दिखा दिए कि सेम ग्रुप प्लस आई कैसा भी काम कर सकता है, माइनस आई कैसा भी काम कर सकता है, डिपेंडिंग कि वो किसके साथ अटैच्ड है, वो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल पार्ट इंडक्टिव इफेक्ट का। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो ग्रुप है ये जनरली प्लस आई कैसा काम करता है कि जनरली माइनस आई कैसा काम करता है। इस तरह का केसेस आ सकता है कि भाई इस केस में कैसा काम कर रहा है या इस केस में कैसा काम कर रहा है, बट इन जनरल भी आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई ये ग्रुप रहेगा तो ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट के बाद। अब हम लोग आते हैं मुद्दे के बाद पे कि कोई ग्रुप जनरली किस तरीके से काम करता है, और वो आप लोगों को बहुत यूजफुल होगा आगे जो भी हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने वाला और याद रखने वाला। जैसे पहला पॉइंट है यहां पे देखिए, फर्स्ट पॉइंट, ऑल कैटायंस एक्ट एज माइनस आई ग्रुप, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा ग्रुप कैसा काम कर रहा है, कह रहा है सारा कैटायन, कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो भाई जो चीज पहले से पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि पहले से इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो वो एटम अब कोई भी हो, वो तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, एटम कोई भी हो। लेकिन अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि वो किसकी तरह काम करेगा, एज माइनस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट। एग्जांपल में देखो NH3+ OH2+, इस तरह का ग्रुप्स अगर रहेगा पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, तो वो माइनस आई ग्रुप। सिमिलरली अगला पॉइंट इसका बिल्कुल अपोजिट है, ऑल एनायंस एक्ट एज प्लस आई ग्रुप। होना भी चाहिए, एनायंस का मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन, पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है उसके पास, तभी माइनस चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। और इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो ये हो गया प्लस आई ग्रुप। एग्जांपल में लिखा हुआ है O-, NH-, BH3-, these all are प्लस आई ग्रुप्स। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइनस आई इफेक्ट ऑफ आयंस आर हायर देन प्लस न्यूट्रल ग्रुप। सिर्फ माइनस आई नहीं, पूरा इंडक्टिव, मतलब यहां पे थोड़ा सा हम इसको करेक्ट कर दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए आपका। इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे अगर हम लिखें तो इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ आयंस आर हायर देन न्यूट्रल ग्रुप्स, विच मीन्स कि अगर कहीं कंपटीशन करने का बारी आए एक न्यूट्रल ग्रुप में और एक कैटायन में मान लो, ठीक है, और बोला जाए दोनों में बढ़िया माइनस आई कौन होगा, तो कैटायन होगा। सिमिलरली एक एनायन को लेके आए, एक न्यूट्रल को लेके आए और पूछे आपसे कि बताइए दोनों में ज्यादा बढ़िया प्लस आई कौन करेगा, एनायन करेगा। ठीक है, व्हेनेवर देयर इज कंपटीशन बिटवीन आयन एंड न्यूट्रल ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट में आयन विल विन, आयन विल विन। ठीक है, दो में इफेक्ट कर रहे हैं, बताइए कैटायन है दोनों, और कैटायन क्या करता है, माइनस आई। एक कैटायन एक न्यूट्रल, दोनों में ज्यादा बढ़िया माइनस आई कौन, कैटायन। ठीक है, फिर एक एनायन एक न्यूट्रल ग्रुप, एनायन क्या करता है, प्लस आई, एनायन न्यूट्रल, दोनों में बढ़िया प्लस आई कौन है, एनायन। एनायन का इफेक्ट न्यूट्रल से हमेशा ज्यादा होगा, भी एग्जांपल से और समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये दो पॉइंट तो आप लोग क्लियर कर लिए, कैटायन होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस आई ग्रुप, एनायन होगा तो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा प्लस आई ग्रुप, और इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा आयंस का वो न्यूट्रल के सामने ज्यादा होगा। ठीक है, याद देखिए अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम का पॉइंट है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। जनरली अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स। नाउ व्हाट आर अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स किसको बोलते हैं, तो कोई भी ग्रुप जो इस फॉर्म का है, ध्यान दो इस फॉर्म का, CnH2n+1 इस फॉर्म का होता है, उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। जैसे यहां पे +2 होता तो अल्केन बन जाता, CnH2n+2 अल्केन, एक H कम हो गया, यहां बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। शॉर्ट में इसको हम लोग R से इंडिकेट करते हैं थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, R मींस अल्काइल ग्रुप। ठीक है, जैसे N के जगह 1 पुट कर दो, N के जगह 1 पुट करो तो ये वाला वैल्यू पूरा आ जाएगा CH3, एक कार्बन का है, इसका नाम हो गया मिथाइल ग्रुप। ठीक है, CH3 इज मिथाइल ग्रुप। सिमिलरली एक कार्बन और बढ़ा दो, 2 कार्बन कर दो, N के जगह 2 पुट करो, क्या आ जाएगा C2H5, दिस कॉल्ड इथाइल ग्रुप। C3H7 3 कर दिए, प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये सब का सब क्या है, अल्काइल ग्रुप्स। जनरल फॉर्म इज CnH2n+1 और इंडिकेशन होता है R से। ठीक है, ये जब भी आ जाएगा अल्काइल ग्रुप तो जनरली देखो ऊपर लिखा हुआ है, जनरली अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप्स। ये आप लोग बता रहे हैं कि वैसे तो यहां पे आप देखो ये अल्काइल है, ये देखो इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, यहां पे इथाइल काम कर रहा है एज प्लस आई, यहां पे इथाइल काम कर रहा है एज माइनस आई। तो कर तो कैसे भी सकता है वो,
लेकिन जनरली वो किसके तरह काम करेगा, जो एग्जांपल जो हम लोग एप्लीकेशन में यूज करेंगे, जनरली दे एक्टिंग एज प्लस आई ग्रुप। और देखो एक्सेप्शन यहां पे हम लिख दिए हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग बोलेंगे सर तो फंस जाएगा, कहीं मान लो कुछ उटपटांग सवाल पूछ दिया तो एक्सेप्शन लिखा हुआ है। अगर कोई अल्काइल ग्रुप, आर क्या है अल्काइल, अगर कोई अल्काइल ग्रुप मेटल से बॉन्डेड है, जैसे कि ये वाले एग्जांपल में था, देखिए यहां पे अल्काइल ग्रुप मेटल से बॉन्डेड था, तो वैसे केस में तो आप लोग को पता है कि वैसे केस में तो ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन पुश करेगा और ये माइनस आई ग्रुप रहेगा। तो ये मेंशन भी कर दी यहां पे ताकि आप लोग का नोट्स में हर चीज कंप्लीट हो जाए कि अगर एक अल्काइल ग्रुप मेटल से बॉन्डेड है, वैसे केस में ये इलेक्ट्रॉन आर की तरफ आएगा और यहां पे आपका अल्काइल ग्रुप काम करेगा एज माइनस आई ग्रुप। तो देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया कि अल्काइल ग्रुप कहीं भी रहेगा उसको प्लस आई की तरह काम करना। एक्सेप्शन कहां है, अगर अल्काइल कहीं मेटल से बॉन्डेड है तो वैसे केस में अल्काइल ग्रुप विल बी एक्टिंग एज माइनस आई ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई ग्रुप है भाई अल्काइल ग्रुप, इसका ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है। पहचानने का तरीका बहुत सिंपल होता है। एक ऐसा ग्रुप देखो जो बॉन्डेड है पूरे चेन से, बट उस ग्रुप में सिर्फ कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप किसको बोल रहे हैं। तो एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर वाला वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो वहां पे हम सब्स्टिट्यूएंट के एक्सप्लेन के सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं किसको है, अल्काइल इज वन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, मोस्ट फेमस सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कार्बन, ये देखो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाएगा ना, न्यूट्रल कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड इधर बना हुआ है चेन से, है ना, और ये 3 H के साथ। तो अगर कोई भी ग्रुप है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई और एटम भी नहीं होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और कोई पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। तो ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, सबका सब ग्रुप कैसा है, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखो, यहां पे हम कुछ डिग्रीज लिखे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बहुत काम का है, आगे भी यूज करेंगे इसको हम लोग। जैसे इस कार्बन को आप देखिए, ये कार्बन खुद एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन। अब आप बोलेंगे सर अगर इधर कार्बन हुआ तो तब 2 डिग्री हो जाएगा। यहां पे हम ऐसा मान करके फोटो बनाए कि इस तरफ जो एटम है वो कार्बन नहीं है। ठीक है, अगर वहां पे कार्बन आ गया तो फिर ये 2 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? जैसे ये वाला केस देखो, अभी जो फोटो बना हुआ है उसके आपसे बात करो तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से, तो इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री कार्बन। दिस कार्बन इज 2 डिग्री। अब बोलेंगे सर ये वाला कार्बन ना, दिस इज 1 डिग्री, दिस कार्बन इज 1 डिग्री, बट दिस कार्बन इज 2 डिग्री। अगर यहां पे भी कार्बन हुआ तो दिस कार्बन विल बिकम 3 डिग्री। ठीक है, यहां पे देखो ये वाला जो कार्बन है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 3 डिग्री कार्बन। दिस कार्बन इज 3 डिग्री। ठीक है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन, दिस 1 डिग्री, बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन। तो हर एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच हो रहा है उसके हिसाब से उसका डिग्री है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल देखो, ऐसा है CH3 कार्बन, यहां पर CH3, CH, यहां CH2 और यहां CH3। अब यहां पे हर कार्बन का डिग्री लिखते हैं। ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो ये हो गया 1 डिग्री। ये कार्बन को देखो 3 कार्बन से अटैच्ड है, कितना हो गया, 3 डिग्री। ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, 1 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, 2 डिग्री, और ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, 1 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से डिग्री हम लोग डिफाइन कर दिए। अब यहां पे ये 4 एग्जांपल है, चारों अल्काइल ग्रुप्स है, चारों अल्काइल ग्रुप्स है। तो अल्काइल का एक नॉर्मल सा चीज याद रखना है, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का डिग्री बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। तो इन चारों का प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर अगर अरेंज करना है तो ऑर्डर विल बी दिस, एज डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस इट्स प्लस आई इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। कैसे ऐसा हो रहा है, देखो यहां पर CH3 प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन दिया, यहां पर क्या है ना कि ये देखो ओवरऑल ग्रुप का देखना है, तो ये CH3 तो अपने में प्लस आई है ही, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिला, और तो आगे जब इसको पुश करना है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा। उधर से भी तो मिला है, उसको भी तो पास करना है, उसको भी तो प्रोपेगेट करना है आगे, तो इसका नेट प्लस आई ज्यादा हो गया। यहां देखो इस कार्बन को ऊपर से ही मिला, इधर से ही मिला, और अपना भी इसका प्लस आई है, तो ये ज्यादा दे देगा इलेक्ट्रॉन इधर, तो उसका प्लस आई ज्यादा हो गया। यहां पे कार्बन को तीनों साइड से मिला है तो खूब सारा इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसका प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का डिग्री बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया प्लस आई के ऑर्डर का। ठीक है, इसको देखो, दूसरा एग्जांपल है CH3 इज अगेन अल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट देगा, और O माइनस भी प्लस आई देगा, बिकॉज यहां पर लिखा हुआ है पीछे कि ऑल एनायंस एक्ट एज प्लस आई ग्रुप्स। ठीक है,
तो CH3 भी प्लस आई है, O माइनस भी प्लस आई है, बट प्लस आई इफेक्ट इन दोनों में ज्यादा किसका होगा? ज्यादा होगा O माइनस का। पीछे हम लोग बात भी कर चुके हैं कि कोई अगर एनायन है तो उसका प्लस आई इफेक्ट न्यूट्रल से ज्यादा होगा, किसी भी आयन का इंडक्टिव इफेक्ट न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है। तो एनायन हो रहा है तो प्लस आई इफेक्ट न्यूट्रल वाले से ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया। और एक तीसरा चीज यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे अल्काइल है, अल्काइल का फॉर्म होता है CnH2n+1, बट उसमें आइसोटोपिक इफेक्ट आ सकता है, हाइड्रोजन के जगह ड्यूटेरियम या ट्राइटियम आ सकता है। तो मिथाइल वाले केस में ही तीनों H के जगह D कर दोगे CD3 हो जाएगा, तीनों H के जगह T कर दोगे ट्राइटियम तो CT3, दिस हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम। तो जैसे जैसे भारी होता जाता है आइसोटोप्स, वैसे वैसे उसका प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इसके डीप में नहीं जाना है, एग्जाम में सवाल उसमें से बहुत डीपली नहीं पूछेगा। हाँ, ये कंटेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, नॉलेज आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आइसोटोप्स भारी होता जाएगा वैसे वैसे उसका प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। हाइड्रोजन से ज्यादा भारी होता है ड्यूटेरियम, इसका मास नंबर H का होता है 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्राइटियम का 3। तो एज मास नंबर इंक्रीजेस द आइसोटोप विल बिकम हेवियर और उसका प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है। तो यहां पे 3 एग्जांपल दिए आप लोगों, जिससे कि प्लस आई का ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एनायन का प्लस आई न्यूट्रल से ज्यादा होगा, आइसोटोप अगर भारी होता जाएगा तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और अल्काइल ग्रुप में जैसे जैसे डिग्रीज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लस आई इफेक्ट। अब हम लोग आते हैं माइनस आई ग्रुप के तरफ या माइनस आई इफेक्ट के तरफ। देखो ऊपर लिखा हुआ है अदर ग्रुप्स जनरली एक्ट एज माइनस आई ग्रुप। जैसे अल्काइल ग्रुप का बात करें, कौन कौन होता है प्लस आई? जनरली अल्काइल्स आर प्लस आई एंड एनायंस आर प्लस आई। ठीक है, माइनस आई कौन होगा? कैटायंस आर माइनस आई, और अल्काइल को छोड़ के और कोई ग्रुप हो गया तो वो जनरली काम करेगा माइनस आई कैसा। फिर हम बोल रहे हैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है, आप लोग को पता है किससे वो बॉन्डेड है, उस पर डिपेंड करता है, बट जनरल बात कर रहे हैं कि बाकी सारा ग्रुप कैसे काम करेगा? एज माइनस आई ग्रुप। ठीक है, अब यहां कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं हम लोग, जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, चारों हेलोजन है, इसका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हम लोग को सरियाना है। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने वाला इफेक्ट। ठीक है, इन चारों को, तो इन चारों में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ, उसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। आपको पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होने वाला है? फ्लोरीन। तो यहां पे माइनस आई का इफेक्ट का ऑर्डर ये हो जाएगा, द एटम विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव विल पुल द सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ टू द हाईएस्ट डिग्री, और उसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखो, NO2OH NH2। तो ये देखो, ये तो बहुत सिंपल है, OH है यहाँ पे NH2 है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन। अलोंग द पीरियड नाइट्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो इन दोनों में तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा ऑक्सीजन का हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया NO2। NO2 कहां जाएगा? तो सिर्फ N को देख के अगर आप मार्क करोगे तो गड़बड़ होने का चांस है। NO2 का हम फोटो बनाते हैं, यहां पे देखो, ये है NO2 का स्ट्रक्चर, ये देखिए ऐसा है, और इस तरफ जो भी बॉन्ड बना हुआ है उससे हम लोग को देखना है कि वो माइनस आई है या प्लस आई है, मतलब कि ये वाला बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। अब देखो ये नाइट्रोजन पे चार्ज क्या दिख रहा है आप लोग को? प्लस, और पॉजिटिवली चार्ज कोई भी चीज रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। तो ये ग्रुप कैसा हो गया? ये ग्रुप तो हो गया माइनस आई, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरा, पॉजिटिवली चार्ज एटम जो है अपने तरफ अगर खींचेगा किसी इलेक्ट्रॉन को, तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट, उसका इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट न्यूट्रल वाले से ज्यादा होगा। ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि ये आयन है। तो ये NO2 में इंडक्टिव तो हो रहा है माइनस आई, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एटम कौन है? नाइट्रोजन, विच इज पॉजिटिवली चार्ज, सो ऑब्वियसली उसका माइनस आई इफेक्ट न्यूट्रल वाले से ज्यादा होगा। सब समझना होगा हम लोग को। जैसे मान लो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए आप लोग को कि कहीं है NH3+ और बगल में है OH, ठीक है, दोनों माइनस आई ग्रुप है। सिर्फ आप एटम को अगर देखोगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए, बट वो पॉइंट तब आएगा जब दोनों न्यूट्रल होता। पहले कौन सा पॉइंट आएगा? पहले आएगा भाई, आप चार्ज देख लो ना, इस पे जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एटम है वो कौन है? भले वो N है, बट उस पर चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, बिकॉज कैटायन का इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट न्यूट्रल से ज्यादा होता है।
OH न्यूट्रल है, कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और दोनों में माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा हो जाएगा, NH3+। समझ गए? एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाद में देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, चार्ज। चार्ज जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रॉन पुश करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे NO2 टॉप पे चला गया बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन, और ये ऑर्डर निकल करके आया। यहां पे O और N में दोनों न्यूट्रल था तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फॉलो किए। ठीक है, इसमें देखिए थर्ड एग्जांपल में जो ऑर्डर -i का होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, बहुत कुछ है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर बार आप सोचेंगे कॉन्सेप्ट के थ्रू मेरा क्वेश्चन बन जाए तो बहुत मुश्किल है। कॉन्सेप्ट प्लस कंटेंट प्लस नॉलेज दोनों का कॉम्बिनेशन सवाल बनेगा। यहां पे फिर से NO2 टॉप पे गया है, रीजन क्लियर है बिकॉज नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। फिर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों न्यूट्रल है, जब दोनों न्यूट्रल है तो फिर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिख रहा है आप लोग को 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 यहां पर 1 3, और ये वाला कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड, सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, एक इधर, बाकी दोनों तो पाई है। तो ऑब्वियसली sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बिकॉज ऑफ हायर s कैरेक्टर, और इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ -i इन तीनों में। ठीक है, आगे बढ़े। ये एग्जांपल को देखो, इसमें आपको दिखेगा ये वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और ये वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ठीक है, इसमें आई गेस आप लोग क्लियर होगा कि sp2 कैसे निकल करके आया है। थोड़ा सा हम और समझा भी देते हैं। जैसे इसमें जो बॉन्ड होगा वो इस तरीके से, ऐसा है। तो ये जो कार्बन है ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। तो ये sp होने की वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो टॉप पे तो ये चला ही गया। बट इन दोनों में फिनाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, और ये अल्किनाइल ग्रुप है। ठीक है, अल्कीन है उसमें। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट इसका होता है, फिनाइल का। याद भी कर सकते हैं, थोड़ा समझ भी सकते हैं। यहां पर क्या है, ये sp2 है और बगल में एक ही sp2 है, एक ही कार्बन है। यहां पे ये sp2 है, इधर भी sp2 है, ऊपर भी और नीचे भी sp2 है। तो दोनों तरफ से जब पुल हुआ तो ओवरऑल इसका पुलिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लॉजिक में बहुत नहीं जा करके आप इसमें ऐसा भी सोच सकते हैं, बस याद कर लो केसेस को कई बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका एप्लीकेशन के समय उसका अप्लाई करने आना चाहिए। कि मान लो पढ़े थे कि फिनाइल ग्रुप रहेगा, अल्कीन रहेगा, तो -i इफेक्ट फिनाइल का ज्यादा होगा अल्कीन से। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसका होगा, अल्काइन वाले पार्ट का, बिकॉज का हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर इधर देखिए, इधर कुछ केसेस है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, याद करना है एप्लीकेशन के समय। कई बार हम लोग अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे याद हो जाएगा, बट एक जगह कहीं लिखा हुआ रहेगा तभी आप उसको बाद में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे NH3+ और NR3+, R क्या है यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो गया N और R के जगह आप CH3 लिख दो तो CH3 होल थ्राइस प्लस, ये हो गया। ठीक है, तो NH3+ और NR3+ में आप -i का इफेक्ट का ऑर्डर अगर सजाना चाहें तो इसका ऑर्डर ऐसा होता है। ध्यान रखो, NH3+ का कम रहेगा, NR3+ का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली OH और OCH3 में देखो एटम भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, इसमें OCH3 का ज्यादा हो जाता है -i इफेक्ट। ठीक है, और यहां तीसरा वाला एग्जांपल हम दिखा, कैटायन न्यूट्रल वाले में कैटायन का ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत सारे केस में आप लॉजिकली ऑर्डर को अरेंज कर लेंगे, किसी केस में कोई केस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग को हम समझा दिए, बहुत सारा एग्जांपल से आप लोग को हम समझा दिए कौन सा ग्रुप जनरली +i कैसा काम करेगा, कौन -i कैसा काम करेगा, और कंपैरिजन जो भी हम लोग का ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था कंपैरिजन का, उसमें बहुत सारा एग्जांपल लेकर के आप लोग हम समझा दिए, जहां पे कई जगह पे कॉन्सेप्चुअली भी आप अरेंज कर सकते हैं और किसी जगह आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख के भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। इसके एप्लीकेशन में भी बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज सिर्फ अभी एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हुआ है, 2 और बाकी है। जब सारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हम लोग कर लेंगे तभी एक साथ हम लोग उसका एप्लीकेशन का बात कर पाएंगे। बिकॉज अभी अगर कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे उसमें हम सिर्फ इंडक्टिव लगाने के पोजीशन में, और क्या पता उसमें रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा होगा और उनका डोमिनेंस ज्यादा होगा, तो जो सोच करके हम लोग आंसर निकालेंगे वो आंसर वहां पे होगा ही नहीं, वो आंसर गलत होगा।
क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ इंडक्टिव लगा रहे हैं, बट उसमें रेजोनेंस लग रहा है, उसमें मेसोमेरिक लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, और हो सकता है उसमें से कोई डोमिनेट कर रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग ओवरऑल एप्लीकेशन कब करेंगे? व्हेन वी आर डन विथ ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अभी हम लोग सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को समझे हैं और उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं, और हम लोग देखें कौन सा ग्रुप किस तरीके से काम कर सकता है।